बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हमको ना बच्चा बोलने का मन नहीं कर रहा है। हमर तुम प्यारा सा लड्डू हो तू लोग, ठीक है। तो बताओ लड्डू लोग, कैसा हालचाल है बाबू तू लोग का। जैसा कि हम लोग कल जो पढ़े थे बाबू, क्या पढ़े थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़े थे बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे। और उसमें हम लोग को सीखने को मिला था, क्या मिला था बताओ तू लोग जी। उसमें बताए थे कि यूरोप एक महादेश है, उसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं। फिर हम लोग पढ़े राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसके अंत में बाद लग जाए वो क्या होता है बाबू बताओ। बताए थे बच्चा पार्टी तुमको हम कि जिसके लास्ट में बाद लग जाए उसके प्रति वो सोचेगा। तो राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र का मतलब देश, अब बाद का मतलब उसके प्रति सोचना। क्या सोचना, उसके उत्थान के बारे में सोचना, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उसके लिए सही चीज सोचना। परिवारवाद, परिवार के बारे में सोचना, परिवारवाद था। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए। फिर हम बताए थे बच्चा पार्टी, क्या बताए थे इसके याद दिलाओ तू लोग, याद दिलाओ। फिर बताए थे जी तू लोग को हम, क्या बताए थे बुआ बता, तू लोग भी याद देख रहा। ऑफलाइन लाइव जो देख रहा है बच्चा पार्टी, तू लोग भी बोलेगा जी। सिर्फ जो वीडियो देख रहा है वो नहीं, तू लोग का भी फर्ज बनता है कि बोलो। फिर बताए थे हम जी कि सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना का पूर्ण जागरण जो हुआ था, या सॉरी बीजारोपण जो हुआ था, वो पूर्ण जागरण काल से ही हो चुका था। और सबसे पहले जो हुआ था बीजारोपण राष्ट्रवादी भावना का, वो कहां हुआ था, यूरोप में हुआ था। कहां था, यूरोप में हुआ था। अगर देश की बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के रूप में सबसे ज्यादा उन्नत के रूप में प्रकट हुआ था। अगर महादेश की बात करें बाबू तो क्या हो जाएगा जी, उसमें यूरोप महादेश में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना का उद्भव हुआ। लेकिन अगर उसमें देश की बात किया, जो उन देश की बात करें उसमें हम, तो फ्रांस जब 1789 की क्रांति हुआ तब उसमें राष्ट्रवाद एक उमड़ के रूप के सामने आया, मतलब उन्नत के रूप में प्रकट हो गया। और उसमें पता है क्या हुआ 1789 क्रांति में, बिल्कुल पढ़ा चुके थे कल ही जी। जो नहीं देखा वीडियो पीछे वाला पहले देख लो, ठीक ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। फिर बताए, क्या बताए थे, फिर बताए थे कि नेपोलियन ने यहां क्या क्या किया। फिर आगे हम लोग बताए कि नेपोलियन का पतन हो गया। फिर वियना सम्मेलन की स्थापना हुआ, बिल्कुल बताए थे। उसे वियना सम्मेलन में फ्रांस था और क्या था जी बताओ, फ्रांस था, प्रसा था और ब्रिटेन था। ये सारे देश भाग लिए थे वियना सम्मेलन में। और इसका उद्देश्य था, भली भांति पता आप लोग को बच्चा पार्टी, कल का क्लास तो देखा ही होगा। इसका उद्देश्य था जो नेपोलियन की युद्धों ने जो गणराज्य की स्थापना कर दिया था यूरोप में, उसको फिर से खत्म करके राष्ट्रतंत्र की स्थापना करना था। उसके बाद क्या हुआ, उसके फलस्वरूप क्या होता है जी बताओ तू लोग। फिर चार्ल्स टेन आता है, फिर 1830 की क्रांति होता है, फिर 1848 की क्रांति होता है। उसके बाद फिर 1848 की क्रांति के बाद क्या होता है, 24 फरवरी को फ्रांस को क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, वहां गणराज्य की स्थापना हो जाता है। और क्या होता है, 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो होता है उसको मत देने का अधिकार मिलता है। और इसी का इम्पैक्ट बाबू अब पड़ता है इटली पे भी पड़ता है। जब देखा ना जी, तू लोग समझ रहे हो ना, हाँ तू लोग भी समझते जाना है, ठीक है। तो इटली का इम्पैक्ट जो था, सॉरी फ्रांस का जो इम्पैक्ट था इटली पे भी पड़ा। इटली ही नहीं, सिर्फ इटली नहीं, सब जर्मनी पे भी पड़ा, स्विट्जरलैंड पे भी पड़ा, हॉलैंड पे भी पड़ा, समझ रहे हो बाबू, सबके पर पड़ा। तो अब जो है उसी के इंपैक्ट से, उसी के प्रभाव से इटली का एकीकरण स्टार्ट होता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है जी, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, क्या क्या परेशानी आया, और फ्रांस से क्या चीज वो लोग सीखा, और फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई 1789 में वो क्या इंपैक्ट डाला, 89 में ही ना हुआ था, क्या इंपैक्ट डाला, सारा चीज के बारे में आज वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें लड्डू। सब लोग तैयार हो ना, बिल्कुल तैयार है भैया। आप बोले और हम ना सुने, नहीं, सुनना तो पड़ेगा ही तू लोग को, लेकिन तुम लोग देखो और हम तुम्हारे लिए वीडियो ना बनाए, तुम लोग पढ़ो और हम ना पढ़ाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भाई दोनों का साथ, दोनों का एक साथ मिलकर तुम अपना एफर्ट लगाओ और हम अपना एफर्ट लगाएंगे। तू 100 लगाओ बाबू, हम 200 लगाएंगे, और दोनों मिलकर साथ में चलेंगे। और क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, क्या, जय माता दी नहीं, जोर से क्या बोलना है, हम लोग को जोर से बोलना है कि साथ में चलेंगे और एक साथ मिलकर 10th का एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और क्या बोलेंगे जोर से, राष्ट्रवाद की भावना की जय, यूरोप में राष्ट्रवाद की जय। तो चलो बाबू, ये सब मजाक की बातें थे। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है क्या है बुआ, इटली का एकीकरण। क्या है बच्चा पार्टी, बताओ जी, बताओ मेरे प्यारे लड्डू, क्या है इटली का एकीकरण। आज का हम लोग का टॉपिक है बाबू, इटली का एकीकरण। क्या है बच्चा, आज का टॉपिक है भैया इटली का एकीकरण। कैसे हुआ इटली का एकीकरण, क्या क्या परेशानी आया इटली को, क्या पहले इटली किस तरीके से था, फिर किस तरीके से बना, और कौन कौन व्यक्ति ने इटली में क्या योगदान दिया,
सब के बारे में जानने वाले हैं। इटली सभी स्वतंत्र वंशागुणित राज्यों में विभक्त था। यानी इटली जो था बहुत, ए भाई तू लोग भी देखो यार, तू लोग को भी ध्यान देना है, समझ गया ना। ये मत सोचो कि सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं, तू लोग के लिए भी बता रहे हैं। क्या बोले, इटली था कई स्वतंत्र राज्यों वंशागुणित राज्य में क्या था, विभक्त था। मतलब कि वहां जो थे इटली में बहुत सारे राज्यों, इटली था बहुत सारे राज्य में विभक्त था और वहां अपना अपना राज्य खुद में क्या था, स्वतंत्र था। क्या था जी, अपना अपना खुद में क्या था, स्वतंत्र था। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, देखो ध्यान दो, ये क्या था, स्वतंत्र था, स्वतंत्र था। अब क्या होता है, यहाँ छोटे छोटे भाग्यों में बहुत सारे राज्यों में विभक्त था और यहाँ राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था। और यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो योग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहां की जनता पर पूरा अत्याचार कर रहा था वहां का राजा, समझ रहे हो ना बात को। और वहां एकजुट नहीं था। क्या था, वहां एकजुट नहीं था। अब क्या होता है, इटली के एकीकरण में बस यही एक बाधा नहीं था, और भी बाधाएं थी। और क्या बाधाएं थी जी बताओ, इटली के एकीकरण में तो लोग भी देखेगा ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसी विदेशी हस्तक्षेप भी बाधाएं बन रही थी। ऑस्ट्रिया भी इसको एकीकरण होने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा के रूप में सामने आ रहा था, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये सब बाधा बन रहा था। हालांकि इटली का एकीकरण तो करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस ये सब बाधा बन ही रहे थे। और साथ में जो वहां पर ही जो वंशागुणित राज व्यवस्था था वो भी एक बहुत बड़ी बाधा था। और साथ में क्या था, रोम में जो इटली की राजधानी रोम है, वहां पोप के लोग रहते थे, पोप वाले लोग रहते थे, समझ गया ना। और वो जो क्या चाहते थे कि हमारा जो देश का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण हो, वो हो किसके अनुसार से, धर्म के अनुसार से हो। तो अनेक समस्या था इटली में। तो कैसे होगा इस समस्या का हल, कैसे होगा इटली का एकीकरण। ठीक है, तुम लोग को भली भांति पता है मेरा भाई, क्या पता है, तुम लोग को भली भांति पता है कि हमारा जो एक नेपोलियन था, जो हमारा हीरो था, फ्रांस का हीरो था, उन्होंने क्या किया था, पूरे यूरोप को युद्ध में पूरा यूरोप को जीत लिया था, यूरोप के लगभग क्षेत्र को जीत लिया था और वहां गणराज्य की स्थापना करने का पूर्णतः प्रयास किया था वो। उसी प्रकार क्या किया था वो इटली में भी, उसी प्रकार मेरे लड्डू, मेरे प्यारे बच्चा, वहां इटली में भी क्या किया था वो, गणराज्य स्थापित करने के लिए, पहले इटली को तो जीत लिया वो, और इटली में गणराज्य स्थापित करने के लिए क्या किया, उसको इटली को तीन गणराज्य में स्थापित कर दिया। क्या उसको बोलते हो, इटली को 3 गणराज्य में गठित कर दिया। किस लिए, कि ताकि इटली का एकीकरण हो सके और इटली एक गणराज्य के रूप में सामने आए। मतलब वहां पे एक शासन हो, मल्टीपल शासन नहीं हो, एक राजा, 2 राजा, 3 राजा इटली में कमांड ना करे, बस एक शासन हो। कहां, इटली में। उसके लिए इन्होंने क्या किया, किसने, नेपोलियन ने क्या किया, वहां इटली को पूरा एकत्रित कर करके, गठित कर करके 3 राज्य में गठित कर दिया। और वो कौन सा 3 राज्य था जी, तो यहाँ पे ध्यान देना है, 3 गणराज्य में गठित कर दिया। पहला था सीसपाइन, क्या नाम था, याद रखना मेरे भाई, याद रखना मेरे प्यारे लड्डू, क्या जी, सीसपाइन गणराज्य। और क्या था, सीसपाइन गणराज्य। और क्या था जी, सीसपाइन गणराज्य। और साथ में था लुगिलियन, क्या नाम था, नाम थोड़ा अजीब है, लुगिलियन, क्या नाम था, लुगिलियन और गणराज, एक गणराज का और क्या नाम था, ट्रांसपेडेन, क्या नाम था, ट्रांसपेडेन गणराज। इन्होंने क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को जीतकर 3 गणराज्य में विभक्त कर दिया था। क्यों किया था, विभक्त नहीं, गठित कर दिया था। क्यों किया था ऐसा, ताकि यहां पे एक शासन व्यवस्था हो, क्या हो, ताकि यहां पे एक शासन व्यवस्था हो, एक प्रणाली हो। और सिर्फ गठित ही नहीं किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, यहाँ के तू लोग भी देखो भाई, तू लोग भी देखते जाओ, यहाँ के यातायात व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रयास किया था। कहां का, सीसपाइन गणराज, लुगिलियन गणराज और ट्रांसपेडेन गणराज को क्या किया था जी, यहाँ यातायात व्यवस्था को, मतलब कि यहाँ यातायात व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रयास किया था। और इतना ही नहीं, तुमको बोले ना, नेपोलियन का मकसद ये नहीं था कि मल्टीपल राजा राज करे। नेपोलियन का मकसद था कि पूरे इटली को एकीकृत किया जाए और यहाँ पे सिर्फ एक शासन प्रणाली हो, और वो किया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और संपूर्ण क्षेत्र को क्या किया, एक शासन के, क्या किया जी, ए भाई इधर देखो, एक शासन के अधीन कर दिया। क्या कर दिया जी, एक शासन के अधीन कर दिया। कौन किया, एक शासन के अधीन, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक शासन के अधीन कर दिया। अब क्या होता है, समय बीतते जाता है और नेपोलियन के हो जाता है पतन।
देखो नेपोलियन कितना अच्छा काम किया है, एकत्रित गठित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ये इसका एक बहुत बड़ा क्रांति के रूप में भी सामने आगे आएगा। ठीक है, अब क्या होता है लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाता है पतन। और तुम लोग को बताए थे, पहला वीडियो में भी बता चुके हैं मेरे भाई, क्या बताए थे जी कि 1814 में, कब बाबू बताओ, 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाता है पतन। 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाता है जी पतन हो जाता है। और जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन होता है तब क्या होता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन होता है तब नेपोलियन ने जो सीस्पाइन गणराज्य, लुगिलियन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य का जो गठन किया था और वहां पे एक शासन व्यवस्था लागू किया था, सभी शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। और इसका पतन के बाद क्या हुआ, 1815 में वियना सम्मेलन की स्थापना हुई। पता है तुम लोग को, बताए थे किस लिए हुआ था, राजतंत्र को फिर से पुनः जीवित करने के लिए। पिछला वीडियो में बता चुके हैं हम, एक बार देख लेना उसको भी। ठीक है, तो क्या बोले 1815 में क्या होता है बाबू, जो 1814 में जब नेपोलियन का जब पतन होता है तो 1815 में क्या होता है, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन गणराज्य की स्थापना किया था, सीस्पाइन, लुगिलियन, ट्रांसपेडेन, किस लिए, एक शासन व्यवस्था लागू करने के लिए, गठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए, उसको क्या करता है खत्म कर देता है। कौन, जब नेपोलियन का पतन होता है तब वियना सम्मेलन जो होता है तब खत्म कर देता है। और ये तीनों गणराज्य है, सीस्पाइन गणराज्य, लुगिलियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य, इस सबको गठन जो था उसको खत्म करने का प्रयास करता है और फिर से पुराने रूप में लाने का प्रयास करता है, ताकि इसका एकीकरण नहीं हो सके, किसका, इटली का एकीकरण नहीं हो सके। उसके बाद क्या होता है जी, अब कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर से क्या होता है, नेपोलियन का पतन और वियना सम्मेलन का स्थापना, और फिर से राजतंत्र शुरू हो जाता है। क्या होता है बाबू बताओ जी, बच्चा, मेरे लड्डू, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना भी साथ में देख रही है वीडियो, तो बताओ मेरे लड्डू, क्या की स्थापना होता है, राजतंत्र की स्थापना हो जाता है। और जब राजतंत्र की स्थापना होता है तो फिर से जनता पे अत्याचार होने लगता है इटली में। और क्या होता है, तू लोग भी सुनना भाई, और क्या होता है, इटली की जनता 1820 में इतना अत्याचार होने लगता है इटली की जनता पे, राजतंत्र तुमको पता है, राजा पूरा अत्याचार करता है जनता पे, तब क्या बहुत अत्याचार यहां होने लगा। तब क्या होता है, 1820 ईस्वी में इटली में क्या होता है, एक संवैधानिक सुधार के लिए, किसके लिए, 1820 में, यहां लिख के जाएंगे, 1820 में क्या होता है, संवैधानिक सुधार के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए क्या होता है मेरे भाई, मेरे प्यारे लड्डू, क्या होता है संवैधानिक सुधार के लिए, एक आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन, नागरिक आंदोलन। 1820 में क्या होता है जी, नागरिक आंदोलन शुरू होता है। और क्या होता है, ये नागरिक आंदोलन किस लिए शुरू हुआ है, वो बोला कि संविधान में कुछ सुधार किया जाए, ये राजा का जो नियम है ना, जो कानून है ना, वो जीने नहीं दे रहा है, वो अत्याचार कर रहा है राजा है मेरे ऊपर। किसका कहना था बताओ, वहां की जनता का कहना था। किसका कहना था जी, वहां की जनता का कहना था। इसी क्रम में क्या होता है बाबू, इसी क्रम में मेरे लड्डू क्या होता है, एक दल का स्थापना होता है। उस दल का नाम था गुप्त दल था। क्या था, गुप्त दल था। आप गुप्त दल समझते हो ना, मतलब छुपा हुआ दल था। और उस दल का नाम था कार्बोनरी दल। क्या था मेरे लड्डू बताओ जी, बोलते जाना, क्या नाम था, कार्बोनरी दल था। क्या नाम था लड्डू, कार्बोनरी दल था। कार्बोनरी दल का गठन किया गया। अभी रुक जाओ, अब कार्बो यहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, क्या दिखोगी ना, हाँ। दिख रहा ना, दिख रहा जी छोटू, दिख रहा, ठीक है। कार्बोनरी दल का गठन किया गया। अच्छा, ये कार्बोनरी दल का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, सारे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कार्बोनरी दल का गठन किया गया। और कैसा दल था, एक गुप्त दल था। जब यहाँ पर नागरिक आंदोलन हुआ था 1820 ईस्वी में संवैधानिक सुधार के लिए, उसी क्रम में एक और दल बना, एक गुप्त दल बना, कार्बोनरी दल बना। कार्बोनरी दल का गठन किया गया। और किनके द्वारा किया गया, तो वहां के जो राष्ट्रवादी लोग थे, किनके द्वारा, राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के हित में सोचने वाले थे, राष्ट्रवादी के द्वारा, जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके द्वारा कार्बोनरी दल का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था, पता है उद्देश्य क्या था इसका, देखो इसका उद्देश्य बाबू, अगर कार्बोनरी दल का उद्देश्य की बात की जाए, कार्बोनरी दल की उद्देश्य की बात की जाए, तो इसका उद्देश्य था मेरे लड्डू, ये छुप छुप के वार करता था। कार्बोनरी दल नाम है, गुप्त दल था, ये छुपा हुआ दल था, तो छुप छुप के वार करता था कार्बोनरी दल, समझ लो ना। तो ये क्या करता था, कार्बोनरी दल वाले लोग क्या करते थे, कौन स्थापना किए थे, राष्ट्रवादी लोग ने। उद्देश्य क्या था, ये छापामार युद्ध करता था। क्या, छापामार युद्ध, छापामार युद्ध करते थे, मतलब कि छुप कर युद्ध करते थे। और ये हालांकि कार्बोनरी दल के लोग
अपने से जो उनसे जो मजबूत शासक होते थे उनसे ये कमजोर होते थे तो क्या करते थे, ये छुप कर आक्रमण करते थे। मतलब कि झटके में आक्रमण कर दिया, मतलब अचानक हमला या छुप कर हमला करते थे। कौन? कार्बोनरी दल के लोग। और इसका मकसद क्या था? कार्बोनरी दल का उद्देश्य तो समझ गया कि छापामार युद्ध करते थे, और इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था कि राजतंत्र को खत्म करके, राजतंत्र के बाबू खत्म करके किसका? एक गणराज्य की स्थापना करना, गणराज्य की स्थापना करना। मेरे भाई समझ रहे प्यारे लड्डू? क्या बोले जी? हम बोले ना कि गुप्त दल था एक कार्बोनरी, और वो जो कार्बोनरी का उद्देश्य था कि राजतंत्र को खत्म कर सके इटली में, और किसका स्थापना करना? गणराज्य की स्थापना करना। कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत ही महान नेता थे, एक बहुत ही महान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था मेजनी। क्या नाम था? जिनका नाम था मेजनी। एक महान नेता थे, महान राष्ट्रवादी नेता जिनका नाम था मेजनी। इनका संबंध जो है किसी दल से था। आगे बताएंगे बाबू आपको हम कि कैसे थे मेजनी, क्या क्या संबंध था इनसे, इस दल से। ठीक है, तो अभी 1 मिनट अब रुकते हैं बाबू यहाँ पे। मेरे लड्डू अब तू लोग प्यारा सा आंसर देना, मतलब कि अब देखते कितना एक्टिव है तू लोग कि नहीं है। सब लोग, तू लोग भी आंसर देते जाएगा जी। ठीक है, जो पूछेंगे तो लोग भी बोलेगा, और मेरा जो प्यारा लड्डू सब देख रहा है वो लोग भी देखेगी और देखेगा और बोलेगा। ठीक है, बोलेगा ना? बिल्कुल बोलेंगे भैया हम। चलो तो आ जाते हैं फिर। क्या होता है यूरोप में राष्ट्रवाद तो पता है। इटली का एकीकरण कैसे होता है? जो इटली कितने राज्यों में विभक्त था नहीं बताया है, हम ये बताया है कि इटली क्या था? राज्यों में विभक्त था, और सभी राज्य अपने आप में क्या थे? स्वतंत्र थे, और राजतंत्र चल रहा था। और नेपोलियन ने जब आक्रमण किया वहां, तो क्या किया? 3 गणराज्य में गठित किया। वो तीनों गणराज्य का नाम क्या था? सिस्पाइन गणराज्य, लुगिलियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य। अच्छा, वहां पे क्या किए थे? यातायात शासन को भी मजबूत करने का प्रयास किए थे। और क्या किए थे? और वहां पे एक शासन व्यवस्था लाए थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट का जब मृत्यु हो जाता है तो किसका फिर वहां पर वियना सम्मेलन 1815 में आता है। उसके बाद वो क्या करता है? फिर से राजतंत्र स्थापना करने का पूर्णतः प्रयास करता है। फिर क्या होता है जी? फिर जनता पर होने लगता है अत्याचार। जनता पर होने लगता है अत्याचार कब? उसके बाद 1820 में कौन सुधार? संवैधानिक सुधार हेतु नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। कहां नागरिक आंदोलन शुरू हो गया बाबू? तो नागरिक आंदोलन इटली में शुरू हो गया। फिर हम बताए कि उसी क्रम में एक गुप्त दल का स्थापना हुआ जिसका नाम था कार्बोनरी दल। इसका मकसद क्या था? इसका उद्देश्य था कि राजतंत्र को खत्म करके गणराज्य की स्थापना करना। कैसे करता था ये छापामार युद्ध करता था, अचानक हमला करता था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है प्यारे लड्डू? बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बताएं हम कि इस दल का संबंध एक महान प्रसिद्ध जो नेता है, राष्ट्रवादी नेता है, उनका नाम था क्या? जोसेफ मेजनी। क्या नाम था? जोसेफ मेजनी का संबंध उसी से दल से था। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू लोग, ध्यान देना है। उम्मीद है सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? पूरा 100% फोकस करो ना जी, बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? हम हैं किस लिए? नहीं समझ में आएगा बाबू, कमेंट करना है कि भैया यहाँ पे दिक्कत हुआ, हमको बताइए। हम दोबारा तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे। और तुम्हारे लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं बाबू, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज तुम लोग अपना फीडबैक जरूर दो कि भैया हमको वीडियो ऐसा लग रहा है, हम भैया वीडियो को हमको मजा आ रहा है देखने में, आप जो पढ़ा रहे हैं हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और जब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा भाई, ऑटोमेटिकली से और ज्यादा कंटेंट लाएंगे, हिस्ट्री वगैरह सब पॉलिटी वगैरह भी लाने लगेंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है जी? अब थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति का बात करते हैं, थोड़ा सा लेके चलेंगे। 1830 में क्या होता है बाबू? एक फ्रांसीसी क्रांति होता है। कल बताए थे उस समय राजा कौन था वहां का? चार्ल्स टेन था। कौन था? चार्ल्स टेन था। ठीक है, 1830 की क्रांति होता है। और जब 1830 की जब क्रांति होता है तब क्या होता है भाई? इधर देख लो, 1830 की क्रांति जब होता है तो जब फ्रांस में होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव इटली पे भी पड़ता है। तुमको हम एक दिन कल भी बोल रहे थे ना कि कोई साइड वाला, घर के आसपास वाला, या कहीं और, मतलब कि होता है ना गांव वाला, कोई अगर बड़ा पोस्ट पे चल जाता है बाबू, तो क्या होता है? उसके आसपास के गांव के जो लोग भी है ना, उस पे भी इंपैक्ट पड़ता है, और वो लोग भी पढ़ना चालू कर देता है।
ठीक है, तो वही बात हुआ 1830 की जब क्रांति हुआ मेरे भाई, कहा फ्रांस में चार्ल्स टेन उस टाइम रहा था, तब क्या होता है वहां जब आंदोलन हुआ ना, नागरिक आंदोलन, तो वहां यहां भी आंदोलन शुरू हो गया। अरे वहां देखो राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन कर रहा है फ्रांस में, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे हम लोग भी करेंगे जी, ठीक ना। किसके अंदर ये भावना आया? इटली के व्यक्तियों के अंदर भावना आया पहला, ठीक है। तब क्या हुआ, यहां फिर से 1830 में यहां भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। क्या हो गया मेरे लड्डू बताओ जी? नागरिक आंदोलन यहां भी शुरू हो गया। कहां शुरू हो गया नागरिक आंदोलन? इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। और क्या होता है, मेजनी बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्तित्व है मेजनी, ठीक ना। और मेजनी क्या करते हैं, इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करने का प्रयास किए। मतलब कि क्या किए, इसी नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए, इस नागरिक आंदोलन का क्या करते हुए, उपयोग करते हुए। कौन जी? उपयोग करते हुए मेजनी ने क्या किया मेरे लड्डू? मेजनी ने क्या किया, गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। कौन से इटली को? उत्तरी और मध्य इटली को, उत्तर और मध्य इटली को बाबू क्या किया, गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उत्तर और मध्य इटली को गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किए। कौन? जोसेफ मेजनी, जो जिनका संबंध कार्बोनरी दल से था, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर एगो था, बहुत ही हरामी था, जिसका नाम था मेटरनिख। उन्होंने क्या किया, जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति यहां आंदोलन कर रहे थे उसको दबाने का प्रयास किया और मेजनी को भी दबा दिया। और मेजनी डर से नहीं, मतलब किसी का भी मौत का डर होता है जी। अब मेटरनिख बहुत क्रूर शासक था, समझ गया ना। और क्या किया ना, इसको यहाँ पर 1830 के जब नागरिक आंदोलन हुआ, कहा इटली में, किसके इम्पैक्ट से हो रहा है? 1830 में वहां फ्रांस में क्रांति हुआ था, 1830 की क्रांति, तो उसी का इम्पैक्ट इटली में भी पड़ रहा है। तब क्या हुआ ना, यहां दबाने का प्रयास किया। कौन? एक जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। और जब दबाने का प्रयास किया, और यहाँ जो मेजनी थे वो कहां पलायन कर गए, वो पलायन कर गए, मतलब वहां से उनको जाना पड़ गया। वो गणराज्य का स्थापना नहीं कर पाए, उनको पलायन करना पड़ गया। और मेजनी का यहाँ पे हो जाता है हार। लेकिन मेजनी एक योद्धा था बाबू, बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे वो वाला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप में, तो समझ गया ना। इसके लिए फगुनिया जान नहीं है, इसके लिए फगुनिया कौन है? राष्ट्र है इनका देश है। तो क्या बोलते हैं, अरे मेरा इटली तू मेरा जान है रे जान, कितना बार तू हराएगा हमको, कितना बार भगाएगा इटली से हमको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तब क्या होता है, अब यहां तो हार गए मेजनी, गणराज्य की स्थापना नहीं कर पाए। अपनी पराजय के बाद फिर से यह हार नहीं माने और फिर से लौटे। और 1831 में, कब मेरे भाई? 1831 में इन्होंने एक संस्था का गठन किया। एक कौन संस्था का गठन किया? यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। यंग इटली, क्या मेरे लड्डू बताओ जी? यंग इटली नामक एक संस्था का गठन किया। और इसका यंग इटली का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था बाबू? इसके बारे में भी बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? यंग इटली नामक एक संस्था का गठन किया, इसका उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे लड्डू? तो इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, एकीकरण करना। ये जो हमारा यंग इटली का स्थापना की 1831 में जोसेफ मेजनी ने, इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। और इसके यहाँ जो विदेशी हस्तक्षेप था, बताया था ना शुरू में, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का विदेशी हस्तक्षेप था, उसको विदेशी हस्तक्षेप को भी समाप्त करना। विदेशी हस्तक्षेप था, क्या था? हस्तक्षेप, जो विदेशी हस्तक्षेप था उसको भी समाप्त करना। किसका उद्देश्य था? ये यंग इटली नामक जो संस्था का गठन किए थे, कौन किए थे? जोसेफ मेजनी, जिनका कार्बोनरी दल से भी संबंध था। और जो यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किए, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब और इन्होंने क्या किया जो बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। अब ये तो कर्म किए, अब क्या करते हैं फिर से, ये बस राष्ट्रवादी नहीं है, ये पूरा यूरोप के बारे में सोचेंगे। अब
समझ गया ना, राष्ट्र के प्रति नहीं, पूरा यूरोपीय के बारे में सोच रहे हैं जोसेफ मेजनी थे, बहुत ही महान व्यक्ति है। अब क्या करते हैं फिर से 1834 में, कितना बाबू 1834 में, अब बस यूरोप के लिए, इटली के लिए नहीं, अब पूरा यूरोप के लिए सोचेंगे और एक और संस्था का स्थापना करेंगे। कौन सा? जिसका नाम था यंग यूरोप। क्या था मेरे प्यारे लड्डू? यंग यूरोप। यंग यूरोप नामक एक संस्था का स्थापना किए। कौन किए बाबू? जोसेफ मेजनी ने किए। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य की बात की जाए, इसका उद्देश्य का बात किया जाए मेरे प्यारे लड्डू, तो इसका उद्देश्य था क्या कि यूरोप में जो यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन जो हो रहा था उसको प्रोत्साहित करना। यानी कि यूरोप में क्या मेरे प्यारे लड्डू बताओ, यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा था उसको प्रोत्साहन देना और उसको बढ़ावा देना था। ओके, अब मेजनी का देखो कितना बढ़िया विचार है यार। लेकिन अब क्या होता है, अब समय बीतता जाता है। 34 के बाद समय आता है बाबू 1848 का समय आता है। समझ रहे हो तुम लोग भी? 1848 का समय आता है जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति फैल जाता है। समझ गया ना? तो मेटरनिख को ऑस्ट्रिया का गद्दी छोड़ना पड़ता है। जो मेटरनिख बहुत ही क्रूर शासक था, जिन्होंने वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था, जो ऑस्ट्रिया का शासक था, उसको भी गद्दी छोड़ना पड़ता है। कब? जब 1848 में जब क्रांति होता है तो पूरे फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में क्रांति फैल जाता है और ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिख था उसको गद्दी छोड़ना पड़ता है। अब क्या होता है, मेजनी पता है इतना बार हार रहे हैं मेजनी, लेकिन मेजनी का तो हार हो रहा है, पलायन हो रहा है। फिर से मेजनी उठते हैं। जानते हैं मेजनी बिहारी की तरह है बाबू, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब क्या होता है, मेजनी मौके का फायदा देखते हैं, अरे तरीके पूरा यूरोप में क्रांति फैल गया है, तो पूरा एकदम फ्रांस का जो क्रांति है पूरा यूरोप पे इंपैक्ट डाल दिया। और यहाँ पे देखिए मेटरनिख जो हमको भगाया था, जो को पलायन करवाया था, वो भी गद्दी छोड़ दिया है। अब क्या, अब तो फिर से रिटर्न होंगे, आई एम बैक। कौन बोला? मेजनी। और मेजनी क्या करता है, फिर से राजनीतिक में एंट्री करता है। क्या करते हैं मेजनी बताओ? फिर से राजनीतिक में एंट्री करते हैं और क्या करते हैं, पुनः यहाँ पे ध्यान रखना जी बच्चा, क्या पुनः फिर से राजनीतिक में क्या करते हैं, राजनीतिक में आते हैं वो, ठीक है, राजनीतिक में आते हैं। और क्या करते हैं, राजनीतिक में आने के बाद वो चाहते हैं कि संपूर्ण इटली का एकीकरण हो जाए। लगले हमू हाथ धोले, हमारा इधर यूरोप में तो क्रांति फैल चुका है, अब फ्रांस में वहां फ्रांस में भी 1848 की क्रांति हो ही गया है, वहां भी स्वतंत्रता तो मिल ही गया है। लगले क्या करे, हमारे भी देश को मिल जाए। तो ये चाहते थे मेजनी कि हमारा पूरा संपूर्ण इटली का एकीकरण हो जाए। ये कब आया है पता है ना? जब उसका पलायन कर गया तब आया है ये। तो हमारा संपूर्ण इटली का एकीकरण हो जाए। लेकिन जानते हो ना, गांव में सब लोग बढ़िया नहीं होता है, वो गांव में जानते सब लोग बढ़िया नहीं होता है, कोई ना कोई कटपिस निकल ही जाता है। समझ गया ना? तो एक नहीं निकलता, 4-5 कटपिस निकलता है। तो इटली में भी वैसा ही था, वहां भी बहुत लोग कटपिस निकल गया। वहां चार्ल्स एल्बर्ट वहां के राजा था, मतलब इटली का नहीं, इटली के कोई एक राज्य का राजा था, ठीक ना। और वहां पोप लोग भी थे। पोप लोग जाने राष्ट्रपति तो क्या बोलते हो, धार्मिक टाइप के लोग जो होते हैं, ठीक है। तो पोप लोग चाहते थे कि हमारा धर्म के दृष्टिकोण से क्या हो, यहाँ इटली का एकीकरण हो। और चार्ल्स एल्बर्ट नहीं चाहता था कि यहाँ का एकीकरण हो। समझ गए? तो सबका विचार अलग अलग होने लग गया। मेजनी का विचार है कि नहीं, हम संपूर्ण इटली का एकीकरण करेंगे, लेकिन वहां के राजा कुछ और जो अलग राज्य का राजा है उसका कहना है कि नहीं, संपूर्ण राज्य का एकीकरण नहीं होगा। और वहां जो धार्मिक लोग हैं, अरे पोप जो लोग जो थे, उनका कहना था कौची कि नहीं, धर्म के अनुसार से एकीकरण होगा। तो सबका बात मिसमैच हो गया, सबका बात अलग अलग हो गया। तो आपस में संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया, और युद्ध में फिर से बेचारा मेजनी हार गया। बाबू समझ लो कितना हार हो रहा है इनका, समझ रहे हो ना? फिर से मेजनी का हार हो गया, बेचारा हाय मेजनी फिर से हार गए, यानी कि मेजनी की पुनः हार हो गई। लेकिन क्या, और फिर से उनको भागना पड़ गया वहां से। किनको? मेजनी को। अब कहानी बढ़ता है। अब तुमसे पूछेंगे ना बाबू, मेजनी इतना हार क्यों रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे पूछेंगे मेजनी इतना हार क्यों रहे हैं? तुम लोग पूछो भैया ये बार बार हार ये जा, इतना कमजोर है जी। आज नहीं, कमजोर नहीं है, समझ लो। देखो क्यों हारता है, बार बार बताते हैं। मेजनी का हार क्यों हुआ, क्यों हार जाता है बार बार, क्यों हार जाता है? मेजनी इसलिए हार जाता है, देखो इसके पास पता है मेजनी में क्या था, इसमें क्या था ना, ये तात्कालिक राजनीतिक समझ इसके पास इतना नहीं था। ये बहुत महान व्यक्तित्व थे, बढ़िया बात है, लेकिन इसमें एक कमी था। क्या कमी था जी? राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रख पाते थे।
किसकी बेहतर समझ नहीं रख पाते थे? राजनीतिक परिस्थितियों के। मतलब जो वो इंस्टेंट उस टाइम जो काम हो रहा है, राजनीतिक जो चल रहा है, उसको बढ़िया से समझ नहीं पाते थे। यही कारण उनका हार होता था। और इनमें एक और इनमें एक और प्रॉब्लम था। इनमें जो था आदर्शवादी गुण अधिक था। क्या था? आदर्शवादी गुण बहुत ही ज्यादा था। लेकिन इनमें व्यवहारिक गुण, क्या जी? व्यवहारिक गुण क्या था? बहुत ही कम था। व्यवहारिक गुण बाबू क्या था? बहुत ही कम था इनमें। किनमें? समझ रहे हो ना? किनमें बताओ? मेजनी में। किनमें? व्यवहारिक गुण क्या था? इसमें कम था। थोड़ा यहाँ पे जो है ना बाबू, अगर मिस्टेक होगा ना, लो सही कर देते हैं। क्या था? व्यवहारिक गुण थोड़ा इग्नोर करना है बाबू। थोड़ा बहुत हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होगा तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि पता है माइंड क्या होता है ना बुआ, बोलने में ज्यादा ना, तो हिंदी लिखते टाइम ना उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, बोलने पे फोकस होता ज्यादा। समझ रहे हो ना? और नोट्स भी तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन की बात नहीं है। समझ गया ना? तो आ जाओ यहाँ पे, बैक टू पवेलियन। यहाँ पे आते हैं, फिर से पॉइंट पे आते हैं। क्या था? इसका हार क्यों जाता है भैया ये? तो क्योंकि ना भैया इसको राजनीतिक जो था ना, ये तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति को समझ नहीं पाता था। ये राजनीतिक परिस्थिति की समझ इसके पास उतना बेहतर नहीं था। अरे इसके पास छल कपट नहीं था यार, ये बस राष्ट्र के प्रति सोचता था। ये राजनीतिक में इसके पास छल कपट नहीं था, उतना तात्कालीन इसका समझ नहीं था, इसलिए बेचारे मेजनी हार जाते थे। और इनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। मतलब सिद्धांत पे चलने वाले व्यक्ति थे और आसपास व्यवहारिक गुण इनके पास कम था, इस वजह से भी हार जाते थे ये। समझ गए ना? लेकिन इनमें पॉजिटिव गुण भी था और इनमें और भी टैलेंटेड आदमी थे ये। इनमें क्या था बताओ? ये एक साहित्यकार थे। साहित्यकार मेजनी एक साहित्यकार भी थे और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। क्या थे? गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और एक राष्ट्रवादी नेता थे और योग्य सेनापति भी थे। इनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत इनमें गुण है। एक आध दो अवगुण सब में होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो इनमें भी बहुत सारा क्या था? गुण था और कुछ कुछ अवगुण भी था। उसकी वजह से बेचारा बार बार उनको हार देखना पड़ रहा है। समझ लो ना? अब रुक जाओ, अब थोड़ा सा बात करते हैं तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। अब तू लोग का भी बात आ गया जी, जो यहाँ से बैठ के वीडियो देख रहा है, तू लोग भी बोलेगा भाई साथ साथ में, मेरे साथ साथ में, ठीक है? अब मेरे साथ तू लोग भी बोलेगा, जोर जोर से बोलेगा, ताकि ये लोग को भी मोटिवेट हो कि हाँ वहाँ भाई लोग भी पढ़ रहा है, ठीक है? और तू लोग भी वहीं बैठे बैठे ही तू लोग को बोलना है बाबू, साथ साथ में, ताकि तुम्हारा माइंड एक्टिव रहे और समझ पाओ चीजों को, बेहतरीन ढंग से समझ पाओ चीजों को। किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं बाबू, ठीक है? ध्यान दो जी। फिर क्या है? इटली का एकीकरण चल रहा था। इसमें 88वीं क्रांति जो हुआ था फ्रांस में, चार्ल्स टेन उस टाइम का था फ्रांस में, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ा? इटली पे पड़ा। तो इटली में कौन आंदोलन हुआ जी? नागरिक आंदोलन हुआ। और इसी का उपयोग कौन किए? मेजनी किए। और मेजनी ने क्या उपयोग किया कि उत्तर और मध्य इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन क्या गणराज्य बनाने में सफल रहा? रहा सफल जी? नहीं रहे सफल। क्या होता है फिर उसके बाद? गणराज्य बनाने में सफल नहीं हुए और वहां का जो मेजनी ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्या किया? कुचलने का काम किया और ये कहा क्या कर गए? पलायन कर गए। उसके बाद क्या होता है बाबू बताओ मेरे प्यारे लड्डू? फिर बताए थे कि इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से आए और किसका स्थापना किए? यंग इटली का स्थापना किए। बताओ कब किए? 1831। कब किए? आवाज दे, तू लोग भी बोलो, कब किए? 1831। गुड गुड, बोल रहे हो ना? बिल्कुल उम्मीद है कि बोल रहे हो। नहीं बोलेगा भाई खुद को धोखा देगा, लेकिन हमको पता है तू लोग बहुत प्यारा लड्डू है, जरूर बोलेगा जी। बताओ तो कब? 1831 में। अच्छा, और यंग यूरोप के फिर से स्थापना की कब? 1834 में। और बताओ अगर पूछ दे कि यंग इटली का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? भैया पता है मेरे को कि इटली का एकीकरण करना और विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना। अच्छा, यंग यूरोप की जो स्थापना किए थे उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करना। क्या करना बाबू? खत्म करना। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेजनी जो करते हैं यहाँ पे, फिर टाइम समय बीतती जाता है, 1848 का समय आता है और पूरे यूरोप में, फ्रांस के साथ पूरे यूरोप में क्रांति फैल जाती है और मेजनी क्या करते हैं? फिर से पुनः यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर उसको भी गद्दी छोड़ना पड़ जाता है। अब समय और आगे बढ़ता है। अब क्या होता है समझना है। अब इसको मिटा दे बाबू, बिल्कुल साथ में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब और ऐसे तो लोग बोलेगा तो लोग नोट्स भी प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है भैया।
चलो बाबू, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1848 तक क्या होता है, जितने प्रयास किए गए, बोले ना मेजनी पुनः कहाँ आ गए, फिर से इटली लौट गए और 1848 से पुनः गणराज बनाने का कोशिश किए, इटली का एकीकरण करने का प्रयास किए, लेकिन बाबू प्रयास सफल नहीं रहा। क्या हुआ, इटली में जो है 1848 तक फिर से मेजनी आए, 1848 से पूरा यूरोप में क्रांति फैल गया, पूरे फ्रांस में क्रांति फैल गया, तो लेकिन फिर से यहाँ पर जो इटली का एकीकरण फिर से हो नहीं पाया, इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। प्रयास तो किया गया बट हो नहीं पाया। लेकिन बच्चा पार्टी जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं मेजनी लोग, जो और सब जहां राष्ट्रवादी लोग जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, धीरे धीरे इसका प्रभाव और बढ़ने लगा। क्या होने लगा, इसका प्रभाव और बढ़ने लगा धीरे धीरे। अब क्या होता है, अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, इटली में एक राज्य था। अब क्या होता है बाबू, जब मेजनी पुनः 1848 में यहाँ आए, कहाँ आए जी, आए यहाँ पर ही इटली आए। जब पूरा फ्रांस ही नहीं पूरा यूरोप में, क्या पूरा यूरोप में क्रांति हुआ था, तो कहाँ आए बताओ, 1848 में फिर से इटली आए। कौन, और यहाँ पे ट्राई की स्थापना करने का, लेकिन हो नहीं पाया, यहाँ पे एकीकरण हो नहीं पाया। अब क्या होता है, इटली में एक राज था। इटली में क्या था बाबू, इटली में एक राज था जिसका नाम था, क्या था जी, इटली में एक राज्य था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिडनिया पिडमाउंट, सर्डिनिया, क्या नाम था जी, सर्डिनिया पिडमाउंट, जिसका नाम था सर्डिनिया पिडमाउंट। यहाँ पे ध्यान दो जी, यहाँ पे ध्यान दो, क्या नाम था, सर्डिनिया पिडमाउंट। एक क्या था, एक राज्य का नाम था सर्डिनिया पिडमाउंट। अब वहां क्या होता है, सर्डिनिया पिडमाउंट में वहां एक नया शासक बनता है। पहले कोई और था, राजतंत्री, एक वंशावली टाइप का शासक था, एक रूढ़िवादी टाइप का शासक था पहले, लेकिन अब जो एक नया शासक बनता है जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। क्या था बाबू बताओ जी, यहाँ पे सिडनिया पिडमाउंट में एक नया शासक बनता है। क्या बनता है बाबू, एक नया शासक बनता है, एक नया शासक बनता है जिसका नाम था क्या था बुआ, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, जिसका नाम था बाबू विक्टर इमैनुअल। अब क्या करता है विक्टर इमैनुअल, हालांकि पता है इटली में एक राज था जिसका कौन था नाम, सिडनिया पिडमाउंट। वहां एक नए राजा बनते हैं जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल, और ये बहुत ही बढ़िया काम किए। और ये क्या काम किए विक्टर इमैनुअल ने इटली के लिए, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये विक्टर इमैनुअल पहले कैसे आदमी थे, विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। क्या थे बाबू, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है, कौन, विक्टर इमैनुअल। और क्या किए बताओ, मैं एक बार अंदर चल गया था, लगता है आवाज वो न जा रहा होगा तू लोग को, पता नहीं। बहुत देर अंदर था क्या, अभी क्या बहुत देर अंदर क्या, हेलो, तो बोलना चाहिए ना जी कि अंदर चला गया था। ठीक है, क्या बोले हम, विक्टर इमैनुअल कैसे व्यक्ति थे, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। इटली के एकीकरण के कार्य को इन्होंने जारी रखा। कौन, विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण को कार्य को जारी रखा। ठीक है, और कैसे व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इटली के एकीकरण को जारी रखा, कंटिन्यू रखा कि नहीं होना चाहिए इटली का एकीकरण। एक बहुत ही राष्ट्रवादी महान व्यक्ति थे ये। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री जिसका नाम था काउंट काबूल, इन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, इन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, इसका नाम था काउंट काबूल। क्या नाम था जी, काउंट काबूल नाम था। अब काउंट काबूल जो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, अब क्या काम करते हैं काउंट काबूल इटली के लिए, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आते हैं किसके बारे में, काउंट काबूल के बारे में, कि काउंट काबूल ने क्या क्या किया नहीं किया उसके बारे में। तो उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे काउंट काबूल के बारे में, थोड़ा इसको मिटा देते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। यहां तक हो गया। सिडनिया पिडमाउंट का एक नया शासक बनता है जिसका क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने इटली के एकीकरण को जारी रखा। क्या मेजनी गणराज्य बना पाए, नहीं बना पाए, बेचारा असफल रह गए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक नए शासक विक्टर इमैनुअल बनता है, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, काउंट काबूल को नियुक्त करता है। अब काउंट काबूल यहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। अब क्या करते हैं काउंट काबूल, ध्यान देना, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही ये भी महान व्यक्तित्व थे, एक कूटनीतिक, एक छल कपट, सब तरह से भरपूर टाइप के जो होता है ना, इसको छल बल सब पता होता है, उस टाइप के ये व्यक्तित्व थे। अब क्या करते हैं काउंट काबूल, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कौन बाबू, काउंट काबूल। कौन जी, काउंट काबूल। अब क्या करते हैं काउंट काबूल, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इटली के जो कौन सी नाम था उनका,
क्या नाम था उनका? जो विक्टर इमैनुअल, उसका प्रधानमंत्री थे। अब क्या किए, अब काउंट काबूर क्या योगदान दिए इटली के एकीकरण में, अब वो समझने वाले हैं हम लोग। क्या योगदान दिए? सबसे पहले इनका व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे कि काउंट काबूर कैसे व्यक्तित्व थे, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। काउंट काबूर जो थे एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। एक सफल कूटनीतिक टाइप के व्यक्ति थे। क्या थे? एक सफल कूटनीतिज्ञ टाइप के व्यक्ति थे। मतलब इनके पास बुद्धि के साथ साथ राजनीतिक करने को बहुत ही बढ़िया से आता था, हर तरीके से भरपूर थे ये, ठीक ना? कौन? ये काउंट काबूर जो थे इटली के। और ये जो व्यक्ति थे, इनका कहना था ना कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो ऑस्ट्रिया को मानते थे। कौन? ये सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे जी? बोलो भाई, तुम लोग सो रहा है जी, बोलो किसका? तुम बताओ, सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को। किसको? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। कौन? बताओ। विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल जो है ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानते थे कि ऑस्ट्रिया की वजह से ही हमारा जो देश उसका एकीकरण नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रिया, इसने दिमाग लगाया, बोले इसके पास छल बल सब कुछ है विक्टर इमैनुअल के पास, सॉरी काउंट काबूर के पास, विक्टर इमैनुअल नहीं, वो तो शासक हो गया बाबू। इसके काउंट काबूर के पास छल बल बहुत कुछ है। इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस का साथ लिया, फ्रांस के साथ चले गए। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किसका साथ लिया? फ्रांस का साथ लिया। और क्या किए? फ्रांस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और जब एक बार फिर क्या होता है, आगे समय बढ़ता है, 1853 और 54 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था क्रीमिया युद्ध। क्या नाम था? क्रीमिया युद्ध होता है 1853 से 54 के बीच में, 53 से 54 के बीच में एक क्रीमिया नामक युद्ध होता है, ठीक है? उसमें इन्होंने फ्रांस का साथ दिया, बिना बोले साथ दे दिए। समझ गए? कहा है क्योंकि ये फ्रांस को इसलिए अपनी ओर कर रहे हैं ताकि ऑस्ट्रिया को कुचल दे। हमारे और जब फ्रांस रहेगा तो बढ़िया से और मतलब एक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगा हमारा, और हम अच्छे तरीके से अपना इटली का एकीकरण कर पाएंगे, कोई बाधा नहीं बन पाएगा। इसलिए फ्रांस की ओर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं बार बार, बिना बोले यहाँ पे जाके लड़ाई में शामिल हो गए फ्रांस की तरफ से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई, इसलिए ऐसा कर रहे हैं बउआ, ताकि फ्रांस जो है इसका साथ दे, पूरा दुनिया इसका साथ दे। किसका? काउंट काबूर का साथ दे। तो क्या होता है? क्रीमिया युद्ध होता है। थोड़ा सा बताते हैं क्रीमिया युद्ध किसके बीच में हुआ था। क्रीमिया युद्ध जो हुआ था बाबू, एक रूसी साम्राज्य, किसके बीच में? रूस के साम्राज्य और किसके बीच में हुआ था? रूस साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है? क्रीमिया युद्ध। ऑटोमन साम्राज्य की तरफ ही ब्रिटेन था और कौन था? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये सब किसकी तरफ था? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब ऑटोमन साम्राज्य की तरफ ही था, ठीक है? और ये क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ दिए, इसलिए साथ दिए फ्रांस का, ताकि फ्रांस इसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए। समझ रहे हो बात क्यों? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं भैया। अच्छा, कहानी कहते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाए और हम ऑस्ट्रिया को आराम से कुचल दे। क्या करे? आराम से कुचल दे। हालांकि फ्रांस इसके लिए बुलाया नहीं था कि हमारे तरफ से युद्ध लड़ो, लेकिन ये अपने मन से चल गए और इसका लाभ भी इनको हुआ। ये पूरा विश्व में इनका विश्व मंच इनको मिला, और इनका मतलब, और इस युद्ध में ऑटोमन की जीत हुई। और क्या होता है? इनको पूरा नाम फेम मिल गया। हालांकि बुलाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने फ्रांस का साथ दिया और इनको एक नई पहचान मिल गई। अब क्या होता है? अब क्या बोलते हैं, एक मीटिंग होता है, उसमें सब लोग बैठते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जो क्रीमिया युद्ध जो जीते थे वो सब लोग बैठते हैं। और उसमें क्या होता है बाबू? उसमें क्या होता है? काउंट काबूर बोलते हैं ना कि जो इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। हमारा जो इटली है उसका एकीकरण हो नहीं पा रहा है, गैर कानूनी बता दी कि बहुत गलत काम कर रहा है। यहाँ जो हमारे जो इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करके बैठा है, हमारा इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तो सब लोग बोला, अरे ये बात तो सही तुम बोल रहा है, काउंट काबूर ने मेरा साथ दिया था, तुम सही बोल रहा है, हम सभी मिलकर इटली का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इनका दिमाग देखो, यहाँ इटली तक बात नहीं रह गया, अब ये पूरा यूरोप का बात हो गया। मतलब जितना ऑटोमन साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे देश, सभी ने सोचा कि नहीं, इटली का प्रॉब्लम मतलब मेरा प्रॉब्लम। इतना कूटनीतिक दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग लगाते थे ना ये कि सबको अपने फेवर में कर लेते थे। और इनका यह भी मानना था कि इटली का एकीकरण जो है फ्रांस के बिना संभव नहीं है, क्योंकि फ्रांस में ही एक क्रांति की लहर दौड़ी थी और उसमें फ्रांस एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य था। समझ गए? तो उनका कहना था कि विदाउट फ्रांस हमारा एकीकरण इटली का नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रांस के हर एक युद्ध में साथ दे देते थे रे,
हर एक युद्ध में साथ देवालखिन। कौन? काउंट काबुल। अब धीरे धीरे अपने कूटनीतिक के दम पर 1860 से 61 के बीच में, कौन बाबू? 1860 से 61 के बीच में काउंट काबुल धीरे धीरे अपने कूटनीतिक के दम पर, काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर, मतलब इटली में एक रोम जगह है, ठीक है, उस रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासत को, क्या बोले हुआ? उत्तर तथा मध्य इटली, उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासत को, मध्य इटली के सभी रियासत को क्या किए? एकीकरण कर दिए। कौन? काउंट काबुल। देखो कितना महान व्यक्तित्व है, जोड़ने का प्रयास कर दिए, काउंट काबुल कर दिए। किसका? सिर्फ रोम को छोड़कर। क्या बाबू? सिर्फ रोम को छोड़कर। कब? 1860-61 में उत्तर और मध्य इटली को छोड़कर, सॉरी रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण कर दिए। अब लगभग इटली का एकीकरण हो रहा है, अब पूरा लगभग हो गया इटली का एकीकरण। लेकिन इसी बीच क्या होता है? दुर्भाग्यवश बेचारे का मृत्यु हो जाता है 1862 में, और ये पूर्णतः इटली का एकीकरण को देख नहीं पाए, देख नहीं पाए। और सभी ने, और जितना राज्य को एकीकरण कर चुके थे, सभी ने किसको शासक मान लिया? सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक मान लिया कि विक्टर इमैनुअल हमारे क्या है? शासक है। ठीक है। अब जो है इसी बीच में एक और महान व्यक्तित्व का एंट्री होगा, जिनका नाम है गैरीबाल्डी। अरे इतना है ना भाई, बहुत ग्रेट आदमी है, समझ गए ना? जानोगे ना जी, सब कुछ त्याग देते हैं, राजा होने के बाद भी सब कुछ छोड़ देते हैं, किसानी जीवन जीते हैं। बहुत महान व्यक्तित्व है। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बताओ, काउंट काबुल क्या था? एक सफल कूटनीतिक थे। अच्छा, सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को मानते थे। अच्छा, ये क्या बोलते थे? किसके बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है? तो ये कहा था फ्रांस के बिना। किसके बिना? फ्रांस के बिना। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ? 1862। अच्छा, क्रीमिया युद्ध में किसका साथ दिया? फ्रांस का साथ दिया। अच्छा, और बताओ बाबू हमको, 1860-61 में किसका एकीकरण कर दिए? उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण कर दिए। सिर्फ किसको छोड़कर? रोम को छोड़कर। माइंड में जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है भैया। अब क्या होता है? विक्टर इमैनुअल को सब शासक मान लिया। इसी बीच एक महान व्यक्तित्व का एंट्री होता है, जिनका नाम है गैरीबाल्डी। समझना है इनके बारे में भी, थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू, ठीक है? ध्यान देगा ना जिस, बिल्कुल समझ में आएगा। आपने 200% देने का प्रयास करें भाई, बस तू ध्यान दो, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अब एक नए महान व्यक्तित्व आते हैं, जिनका नाम है जी, जिनका नाम क्या है? गैरीबाल्डी। अब हेडिंग लगाएंगे वो बच्चा पार्टी, क्या? गैरीबाल्डी। एक महान व्यक्तित्व का एंट्री होता है, जिनका नाम था गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी ने क्या योगदान दिया था, कैसे व्यक्ति थे ये गैरीबाल्डी, अब उनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो गैरीबाल्डी कैसे व्यक्ति थे? तो ये जो थे एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। महान क्रांतिकारी थे। क्या थे जी? महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कौन? गैरीबाल्डी। क्या किया इटली के लिए इन्होंने क्या काम किया बच्चा पार्टी? दक्षिण इटली की रियासत को, क्या? दक्षिण इटली की रियासत को क्या किया था? दक्षिण इटली की रियासत को एकीकरण करने का प्रयास किया। और इनका पेशा क्या था? ये बहुत VVI क्वेश्चन आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो याद रखना है जी, पेशे से क्या थे? एक नाविक। ठीक, क्या थे पेशे से? एक नाविक। और एक महान क्रांतिकारी थे। अच्छा, और क्या काम किए? दक्षिण इटली का एकीकरण करने का प्रयास किए, ठीक है? और क्या किया? इन्होंने अपनी एक सेना बनाई। क्या बनाया? इन्होंने अपनी एक सेना बनाया। और सेना में कौन लोग था? सेना में इनका जो कर्मचारी लोग था, उसी को सेना बना दिए। इनके अंडर में जो काम करता था ना, उसी को सेना बना दिए। और क्या किया? अपनी सेना बनाकर चल दिए इटली के एक सिसिली नामक प्रदेश है। कहाँ चल दिए? इटली के कौन सा नाम है? सिसिली। और क्या है? सिसिली और नेपल्स। सिसिली और क्या है बाबू? सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स नामक क्षेत्र है। इटली का क्या है? सिसिली और नेपल्स नामक क्षेत्र है। वहां आक्रमण कर दिए। कौन? गैरीबाल्डी। अपनी सेना लेकर गए, एक सशस्त्र सेना बनाए थे, ठीक ना? उसको लेकर गए और किस पे आक्रमण कर दिए? सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिए। और क्या होता है? उस समय सिसिली और नेपल्स के क्षेत्रों पर बुर्बो राजवंश का शासक, किसका था? हुआ बुर्बो राजवंश का शासक था उस समय। कहां पर? सिसिली और नेपल्स में बुर्बो राजवंश का शासक था। और वहां की जनता परेशान हो चुकी थी कि भाई हमको कोई आजाद करवाओ इससे यार, बुर्बो राजवंश से।
समझ गया ना। और गैरीबाल्डी उसी पीछे कर्मन कर दिए और सभी जनता क्या किया, बुर्बो राजवंश की जो जनता थी बहुत परेशान थी। और गैरीबाल्डी जब वहां आक्रमण किया तो सभी लोगों ने गैरीबाल्डी का समर्थन कर दिया कि हम गैरीबाल्डी के साथ हैं, हम बुर्बो राजवंश के साथ नहीं है। और इन्होंने सिसिली और नेपल्स को जीत लिया और यहाँ पे सिसिली नेपल्स को गणराज बना दिया, मतलब सबको एकजुट में जोड़ने का काम कर दिए। कौन काम कर दिए? गैरीबाल्डी। कितना महान व्यक्तित्व है। और गैरीबाल्डी से बड़ी बात, अब गैरीबाल्डी ने लगभग दक्षिण इटली के, कहा बाबू, दक्षिण इटली के लगभग सारे क्षेत्र को जीत लिया। और क्या बोला कि हम राजा नहीं बनेंगे, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, जो क्या था वहां का शासक था, कि लीजिए आप ही लीजिए, संभालिए। तब विक्टर इमैनुअल बोला, अरे ऐसे कैसे होगा जी, आप इतना काम कर रहे हैं महाराज, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको, आप यहाँ का राजा बन जाइए ना दक्षिण इटली का। तो ये क्या बोले कि नहीं, हमको स्वीकार नहीं, हम राजा नहीं बनने आए, हम यहाँ सेवा की भावना से आए हैं। इन्होंने क्या बोला कि बस हम अपनी राष्ट्रभूमि के लिए जीने के लिए आए हैं, हम राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए आए हैं। और इन्होंने क्या कि जितना इनके पास धन दौलत था सभी राष्ट्र को समर्पित कर दिए, कि लो राष्ट्र को समर्पित कर दिए कि मैं कुछ नहीं रखूंगा। सोच लो, दक्षिण इटली को जीत लिए, सिसिली नेपल्स को जीत लिए, और एक नाविक थे, सोचो। और क्या बोले कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। किसको? विक्टर इमैनुअल के। राजा बनने का ऑफर मिला, छोड़ दिए, नहीं हम करेंगे राजा, हम नहीं बनेंगे राजा हम। सोचो। और क्या किए, एक किसान की भांति जीवन जीने लगे। कितना महान व्यक्तित्व है, किसान की भांति अपना जीवन जीने लगे। कौन? गैरीबाल्डी। और इन्हीं पर भारत में जब क्रांति हुआ था तो इन्हीं पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? क्या नाम था जी, बताओ? लाला लाजपत राय। इनको पर जीवनी लिखे थे, समझ गया ना, इनकी जीवनी लिखे थे। और भारत में जब क्रांति हुआ था तो वहां बांटे थे कि देखो कितना महान व्यक्ति था, राजा का ऑफर होते हुए भी राजा नहीं बना, इतना कुछ करने के बाद भी राजा नहीं बना। और अब क्या होता है बाबू, अब सब कुछ लगभग क्या हो गया, पूरा हो गया। और इटली का एकीकरण लगभग 1871 तक आते आते बच्चा पार्टी इटली का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या हो गया? इटली का एकीकरण पूरा हो गया। और इसमें महान व्यक्ति कौन साथ दिए थे? मेजनी। कौन थे जी? मेजनी थे। और कौन थे? गैरीबाल्डी। कौन थे? गैरीबाल्डी थे। और कौन थे? काबूर थे। और शासक, ये सब राष्ट्रवादी नेता हैं। और एक शासक भी थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था जी? विक्टर इमैनुअल। बोलो जय श्री राम। हो गया पूरा खत्म, इटली का एकीकरण हो गया समाप्त। अब देखो, अब इसको एक बार ने 2 बार वीडियो को देखो, समझ गए ना बच्चा पार्टी, तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देखो ना क्या क्या कि गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी थे, नाविक थे, दक्षिण इटली को जीत लिए और सिसिली नेपल्स पे आक्रमण किए थे और उसको जीत लिए। वहां कौन शासक था? बुर्बो राजवंश था। वहां की जनता ने गैरीबाल्डी का समर्थन कर दिया और इनको ऑफर दिया गया किनके द्वारा? विक्टर इमैनुअल को द्वारा कि राजा बनिएगा। बोले नहीं बनेगा राजा, हमारा काम हो चुका पूरा, चले कमंडल लेके उधर अपन, समझ रहे हो, मतलब किसानी करने चले अब हम, ठीक है। अपना राजपाट सबको राष्ट्र को समर्पित कर दिए, ठीक है। अब भाई हो गया इटली का एकीकरण। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जर्मनी का एकीकरण, और अगला नेक्स्ट वीडियो है पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। अब बताओ भाई मेरा प्रयास कैसा लगा, इसके तुम थोड़ा सा कमेंट करके, थोड़ा सा नहीं, एक प्यारा सा कमेंट करो। अगर खराब लगा वो भी बताओ, भैया यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुआ है टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ मिस कर दिए आप, यहाँ पे हमको ऐसे समझ में नहीं आया, बताओ भाई। एक तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए कॉन्फिडेंस का काम करेगा, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और तुम्हारे लिए इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं बाबू, हम इतना वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम लोग का रास्ता आसान हो जाए, एक सही वे में चल जाओ और तुम लोग अपनी मंजिल की तरफ सही तरीके से पहुंच जाओ। एक मार्गदर्शक का काम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, है कुछ नहीं भाई, बस तुम्हारा एक सारथी है हम। तो भाई इतना प्रयास करें तो तुम्हारा थोड़ा सा फर्ज बनता है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बाबू, और लोगों तक शेयर करो, बताओ कि देखो मेरे भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, इनसे पढ़ो, बहुत जल्द सीख मिलेगा। तुमको अच्छा लगता है तो बाबू, अब तुमको थोड़ा खराब लगता है तो भैया कमेंट कीजिए कि भैया यहाँ पे हमको दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे सुधार कीजिए। भाई तुम्हारे लिए ही हम हैं, समझ रहे हैं, तुम्हारी कमेंट, तुम्हारा लाइक ही हमारी ताकत है। इसलिए भाई उम्मीद है कि तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा और सब लोग जगह शेयर करो, धुआं उड़ा दो, समझ क्या उड़ा दो, धुआं उड़ा दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू, और अगले वीडियो में हम खत्म कर देंगे क्या जर्मनी का एकीकरण, और चैप्टर को द एंड कर देंगे। उसके बाद MCQ जो VVI क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट आएगा,
जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी वगैरह भी हम लाने का प्रयास करेंगे। बस तू लोग का देखिएगा कि नहीं मेरा भाई सच में सपोर्ट, मेरे लड्डू, मेरा बालक बालिका, मेरे बच्ची जो है, मेरा भाई जो है, मेरी बहन जो है, मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरा साथ दे रहा है, अपने लिए खुद से वो अपने लिए लड़ रहा है कि नहीं हमको भी अच्छा नंबर लाना है, तब तुम्हारे लिए तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। बस तू मेरा साथ दो, तुम्हारे लिए हम जी जान लगा देंगे बाबू। थैंक यू सो मच, इतना देख लिया ना बाबू, बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।